कि ऐसा शख्स जिसने माजी में नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफ़ किया, जिसने मईशत को बुरे तरीके से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब वही इश्तिहारी मईशत ठीक करने के लिए वापस आ रहे हैं। ये सागदार इतने सख्त बीमार थे कि वो ओट लेने नहीं आ पा रहे थे, और हुकूमत आई है, इनकी सारी बीमारियां दूर हो गई। इनको बीमारी होती है अपोजिशन में है, और इनकी सारी बीमारियां इतनी पुरस्कार होती हैं कि इन्हें वतन से बाहर जाना पड़ता है, पाकिस्तान में इसकी इलाज नहीं होता। मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये तो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए। तो जरदारी साहब ने कहा तुम चुप कर जाओ, इनको मैं इसी तरह मारूंगा साथ मिलाकर। तो जूते अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको पड़े हैं, अब चीखे मार रहे हैं जी हमारे साथ मुआहिदा नहीं मुकम्मल हुआ, ये नहीं हुआ, वो लिख के नहीं दिया था। भाई पहले कब किया था? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। कप्तान ने हकीकी आज़ादी हासिल करने का राज बता दिया। IMF की बेलगाम शर्तें, मिफ्ता की बेबसी, इसहाक डार वतन वापस आने को तैयार। MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत से नाराज़। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हमजा की वजारत आला खतरे में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कहानी की जानिब। एक आदमी बाजार में घोड़ा बेच रहा था और चीख चीख कर कह रहा था कि घोड़ा ले लो, ये घोड़ा बहुत करिश्माती है। लोग इसकी आवाज़ को सुनकर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। अच्छा, कुछ ही देर में ये बात बादशाह के दरबार में पहुंच गई कि बाजार में करिश्माती घोड़ा फ़रोख्त किया जा रहा है। तो बादशाह को शौक़ हुआ कि चलो मैं घोड़े को जाके ख़रीद लेता हूँ। वो अपने वज़ीरों के साथ बाज़ार पहुँचा और घोड़ा फ़रोख्त करने वाले से पूछा कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से तुम इसे करिश्माती घोड़ा कह रहे हो। घोड़ा बेचने वाले ने कहा कि अगर इस घोड़े पर बैठ जाएंगे, कोई भी बैठ जाएगा, तो वो जन्नत का नज़ारा कर सकता है, लेकिन शर्त ये कि घोड़े पर बैठने वाला ईमानदार और मुनसिफ हो। इस शर्त को सुनने के बाद बादशाह एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने घोड़े को ख़रीद लिया। फिर जन्नत देखने के लिए बादशाह घोड़े पर सवार हो गया। अपने वज़ीरों और अवाम के सामने ऐसे खुशी महसूस करने लगा कि जैसे वाकई वो जन्नत देख रहा है। दरअसल बादशाह को घोड़े पर बैठने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए वो झूठे दावे कर रहा था कि हाँ मुझे तो जन्नत दिखाई दे रही है। अच्छा, देखते ही देखते वज़रा और आम लोग भी घोड़े पर सवार होकर जन्नत का नज़ारा करने लगे, लेकिन सब लोग दिखावा कर रहे थे कि वो जन्नत देख रहे हैं। हकीकत में किसी को जन्नत नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सब अब अपनी ईमानदारी जाहिर करना चाह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, तो सबको जन्नत दिखाई दे रही थी। अच्छा, घोड़ा बेचने वाला बड़ा खुश नज़र आ रहा था कि वो कितनी आसानी के साथ बादशाह समेत लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया। कहानी में करिश्माती घोड़े के मालिक की तरह यहाँ भी हमारे जो रहबर हैं आवाम को चूना लगाने में मसरूफ़ हैं। कभी मईशत का चूना, कभी टैक्सों की भरमार का चूना, कभी महंगाई का चूना, गर्जे के हर किस्म का चूना ये हुकूमत आवाम को लगा सकती है, लगाती चली जा रही है और पता नहीं कब तक लगाती जाएगी। इक़्तिदार से चिमट कर बैठी है। इमरान खान अवाम के हकूक़ की जंग अवाम के संग लड़ रहे हैं और जगह जगह, गली गली, शहर शहर जाकर वो एक ही मुतालिबा सामने रख रहे हैं कि मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएं और जल्द अज जल्द नए इलेक्शन करवाए जाएं। ज़रा सुनिएगा, अपने खान साहब को कह रहे हैं कि इलेक्शन ही मुल्क में हकीकी आज़ादी दिला सकते हैं। इमरान खान ने अपनी कौम से वादा लिया है कि वो उनके साथ खड़ी होगी। ये एक जागी हुई कौम है जो मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहती है, और दूसरी जानिब मुल्क के बड़े बड़े माफियाज अमेरिका के गुलाम एक तरफ खड़े हैं। इमरान खान ने अवाम को पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर अंदाज में मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। अब ऐसे MQM पाकिस्तान भी हुकूमत के खिलाफ मोबिलाइज हो गई है, अपनी हुकूमत को आंखें दिखा रही है, जिसमें इमरान इस्माइल ने भी MQM के लिए लचक दिखाते हुए ये कहा है कि जी अगर MQM अपनी गलती मानकर वापस आना चाहती है तो वापस आ सकती है। और वैसे भी MQM और पीपल्स पार्टी का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर आपने देखा कि एक बार फिर से महाज गर्म हो गया है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिस सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुन हंगामों में मुलव्विस हैं। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी और MQM जो हुकूमत में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुक है उसका पोल एक बल्दियाती इलेक्शन ने खोल के रख दिया। और ये ज़बरदस्ती की हुकूमत है जो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकती है, और इन दोनों जमातों के दरमियान मसले मसाइल शहबाज शरीफ के लिए भी यकीनी तौर पर मसाइल पैदा कर सकते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ऐसी बेसाखियों के सहारे खड़ी है कि जिसमें से एक बेसाखी गिरने की सूरत में उनकी सारी हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब ऐसी कमज़ोर हुकूमत की कश्ती के कप्तान बने हुए हैं जो कभी भी डूब सकती है। और यही वजह है कि वो अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए अपने इत्तेहादियों के आगे आसानी के साथ ब्लैकमेल होते चले जाएंगे। लेकिन लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब समझौते के साथ अपनी हुकूमत की मुद्दत को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और इसी हिसाब से महंगाई भी तेज़ी के साथ आवाम की ज़िंदगियों में तूफ़ान पैदा करती चली जाएगी। अच्छा, फैसल जावेद वो भी हुकूमत को इसी बेहिस्सी पर, इसी नाअहली पर बढ़ती महंगाई की निशानदेही कर रहे हैं और खूब सुना रहे हैं। ज़रा सुनिएगा।
जी सुना आपने फैसल जावेद को, वो कह रहे हैं कि जी इस महंगाई ने आवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दिया। अब इस मुल्क में तमाम बहरानों से निपटने का सिर्फ एक ही हल है, वो है इलेक्शन। अच्छा, हुकूमत को ये ताना भी दे रहे थे फैसल के जी जब इमरान खान के दौर में इन लोगों ने महंगाई मुकाव मार्च किया, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इमरान खान ने जब मौजूदा हुकूमत के दौर में मार्च किया तो हमारे लोगों पर पर्चे काट दिए गए। ये हुकूमत की कमजरफी है कि वो एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करने पर पर्चे काटने लगी और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। बल्कि हुकूमत तो अवाम से भी पता नहीं किस बात का बदला ले रही है। कभी पेट्रोल बम, सुपर टैक्स, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा जो अवाम के कानों से धुआं निकाल रहे हैं। और अब एक और ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर यकीनी तौर पर अवाम के अंदर उबाले उठना शुरू हो जाएंगे। खबर सुनिएगा कि सागदार साहब भी मुल्क को मजीद चूना लगाने के लिए वापस आ रहे हैं। खबर ये कि सागदार साहब ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है। इसहाक डार के जुलाई के पहले हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान है। इसहाक डार खुसूसी तौर पर मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस हैं दरपेश उससे निमटने के लिए आ रहे हैं। खबर यह भी कि नवाज शरीफ ने इसहाक डार को पाकिस्तान जाने की हिदायत की है और वापस आकर इसहाक डार सब सेनेटर का हलफ भी उठाएंगे। अच्छा नाज़रीन, कितनी मज़ाक़ बात है कि ऐसा शख्स जिसने माजी में नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफ़ किया, जिसने मईशत को बुरे तरीके से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब वही इश्तिहारी मईशत ठीक करने के लिए वापस आ रहा है। इमरान खान बिल्कुल सही बात करते हैं कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया और इसी तरह इसहाक डार के होते हुए मईशत संभल जाए, इसका तो तसव्वुर करना भी नामुमकिन सी बात है। कि वो शख्स है जो कमर दर्द का बहाना करके बाहर भाग गया, कि वो शख्स है जो अदम एतमाद की तहरीक से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि वो लंदन में बैठ के बजट तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके हाथों से बजट नहीं निकला और कौम तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ज़रा सोचिए कि अगर इसहाक डार साहब वतन वापस आकर मुल्क की मईशत को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तब मज़ीद कितनी तबाही जन्म लेगी। ये वही शख्स हैं जो अवाम को कहा करते थे कि अगर दाल महंगी हो गई ना तो मुर्गी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अवाम को याद होगा, याद है ना आप लोगों को? ये ऐसे वजीर खजाना रहे हैं जिन्होंने अवाम के दिलों पर सिर्फ छुरियां ही चलाई हैं, अवाम के जज्बात के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। अच्छा अब ये देखिए मिफ्ता साहब कितने काबिल हैं, कौम ने देख लिया कितने काबिल हैं, अब उनको हटाकर उससे भी ज़्यादा काबिल बंदा लगाया जा रहा है। ज़रा सोचें, अब अगर मिफ्ता जैसे काबिल वजीर ख़जाना बड़ी आसानी के साथ मुल्की मईशत को कमज़ोर करके गए तो इसहाक डार तो मिफ्ता से भी ज़्यादा काबिल है और वो किस हिसाब से मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जाएंगे इसका अंदाज़ा करना मेरे ख्याल से अब मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब IMF हुकूमत को डूमोर करने की डिक्टेशन देता चला जा रहा है और जब तक हुकूमत मुकम्मल तौर पर अवाम का तेल नहीं निकाल देती तब तक IMF हुकूमत के साथ अपना प्रोग्राम बहाल नहीं करेगा। अब हुकूमत के कुछ लोग ये समझते हैं कि मिफ्ता के होते हुए शायद IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता, इसीलिए इसहाक डार को वापस लाया जाए। नवाज शरीफ ने भी इसहाक डार को मुल्क वापस जाने का बाकायदा कह दिया है, यानी नवाज शरीफ साहब को कौम की कोई फ़िक्र नहीं है, वो इसहाक डार को वापस भेज रहे हैं। इसकी वजह ये नहीं कि उनकी नज़र में शायद मुल्क को इस वक्त सिर्फ इसहाक डार जैसे होनहार आदमी की ज़रूरत है, बल्कि मुझे लगता है कि मियाँ साहब शायद ख़ुद वतन वापस आने की तैयारियों में हैं। वो देखा जाता है ना, माहौल देखा जा रहा है क्या हो रहा है, उनको भेजा जाएगा, ख़ुद भी तैयारियों में। और वो ख़ुद वैसे ख़ुद को कौम का लीडर कहते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि लीडर तो हर अच्छे बुरे वक्त में मियाँ साहब कौम के साथ खड़ा होता है। आपको ये बात क्यों भूल जाती है? लीडर तो हमेशा कौम के साथ खड़ा होता है, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी, बाहर तो नहीं भाग जाता। लेकिन नवाज शरीफ साहब अवामी लीडर थोड़ी हैं, वो तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लीडरी झाड़ते हैं और मुसीबत में मुल्क से बाहर फ़रार हो जाते हैं। इसकी एक तारीख है। अब ये कौम के साथ मजाक है कि एक ऐसा शख्स जो एहतसाब के इदारों को मतलूब हो, अदालतों में उसके केस चल रहे हों, वो सेनेटर का हलफ भी लेगा, मुआशी ज़िम्मेदारियों को भी देखेगा। ये मजाक नहीं तो और क्या है? अच्छा, फैसल जावेद ने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की और अयूब मौजूदा हुकूमत की धांधली के जो मंसूबे हैं उसके भेद खोल रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने उमर अयूब को। अब हुकूमत धांधली की जो मनसूबा बंदी है वो अभी से बना रही है। पहले EVM मशीन का ख़ात्मा करके मौजूदा हुकूमत ने धांधली का जो रास्ता है उसको हमवार किया। अब वो वोटर्स के हल्के भी बदलने पे उतर आई है और उमर अयूब इन्हीं सब बातों की निशानदेही कर रहे थे। अच्छा, यानी हुकूमत हर मुमकिन धांधली की जो कोशिश है वो कर रही है, अपनी भी कर रही है, और इन मनमानियों के चक्कर में MKM के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी अपनी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बरस रहे हैं। असलम बताने कह रहे हैं कि जी हम यहाँ कोई झाड़ू लगाने नहीं बैठे हैं, हमें PTI के दौर में फ़ंड्स मिलते थे, हम बहुत खुश थे, फिर हम जरदारी साहब की मोहब्बत में उनके साथ आ गए, लेकिन ये हुकूमत फ़ंड्स नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत में मौजूद जो जमातें हैं उनका इक़्तिदार में आने से पहले मकसद कुछ और था, अब इक़्तिदार में आने के बाद उनका मकसद बदल चुका है।
ये 2 वोटों पर हुकूमत खड़ी है और इसके अंदर गुरूर बहुत है, और अगर ये 10 वोटों पे खड़ी होती तो पता नहीं तब क्या हाल होता। अच्छा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को तो अपनी हुकूमत के इरादे अब पता लग गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और अवाम अच्छे से जानते हैं इरादे ठीक नहीं हैं। जैसे कि पंजाब में इनके इरादे खुलकर सामने आ गए, इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया है। अच्छा, इस पर चौहान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब अपने मखसूस अंदाज में कुछ कह रहे हैं, ज़रा चलाइएगा क्लिप। सुना आपने चौहान साहब को। अब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली और अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है। अब यकीनी तौर पर इस फैसले पर नून लीग किसी सूरत खुश नहीं है, क्योंकि जैसे ही तहरीक इंसाफ के 5 अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा तो तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में अक्सरियत बढ़ जाएगी और हमजा शहबाज वज़ारत आला से फारिग हो जाएंगे। अब यही वजह है कि नून लीग ने हमजा की डूबती कश्ती को बचाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर। अब नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में बाकायदा हलचल मच चुकी है और शहबाज गिल कहते हैं कि इस वक्त मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और मिफ्ता इस्माइल में हलचल मची हुई है। क्या कहना ज़रा गिल साहब का, चलाइएगा क्लिप। सुना आपने शहबाज गिल को। शहबाज गिल कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और मिफ्ता इस्माइल में झूठ बोलने का मुकाबला चल रहा है कि कौन झूठ बोलने में बाजी ले जाएगा। अच्छा, शहबाज गिल बल्दियाती इंतखाबात में धांधली और धांधली के मनसूबों और LNG पर हुकूमत की नाअहलियों पर खुलकर बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत की नाअहलियाँ, नालायकियाँ, धांधली के इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन अब अवाम हुकूमत की और सब्ज़ बाग दिखाने के अमल को मुस्तरद करते हुए उन्हें एक ही पैगाम दे रहे हैं कि बस करें, अब बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इमरान इस्माइल साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला, वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान, पंजाब असम्बली में PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म, MQM का बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में ले जाने का फैसला और तहरीक इंसाफ का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश करने का ऐलान। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जियालो और बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कमर कस लो और इस बार भी फतह आपकी मुंतज़िर है। तो इमरान इस्माइल साहब, सिंध बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, अगर अगले मरहले में भी ऐसा ही होता है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि सिंध में इंतखाबात तो हुए नहीं हैं, सिंध में तो डंडा चला है और धांधली का एक बहुत बड़ा मंसूबा एग्जीक्यूट किया गया है, जिसमें पुलिस शामिल थी, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी, जिसमें लोकल गुंडे इसके अंदर शामिल थे। और एक बड़ा मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक तरीके से सिंध में इंतखाबात कराए गए। ऐसे तो हमने कभी डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखा इस तरह के इंतखाबात को होते हुए। ये तो एक उस तरह का इन्होंने काम किया कि इससे इंतखाबात नहीं कराते और रिज़ल्ट अनाउंस करते थे तो भी ऐसे ही होता, शायद इससे बेहतर ही होता। लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं सिंध के, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि सिंध के अर्बन सेंटर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी सिंध की जमात है जो सिंध के अर्बन सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती है। और जो कराची, हैदराबाद और जो सिंध के अर्बन सेंटर्स के इलेक्शन बाकी हैं दूसरे फेज़ के, इसके अंदर नामुमकिन है कि ये इस तरह की कोई हरकत कर पाएँ। एक तो अर्बन सेंटर्स के अंदर वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि आपकी मुराद ये कि मीडिया की प्रेजेंस वहाँ पर बड़ी भरपूर होती है, पल पल वहाँ की खबरें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ये रूरल सेंटर्स के अंदर तो ये इंटरनेट को भी बंद कर देते हैं, मीडिया को भी बाहर रोक देते हैं और कवरेज भी उस तरह से नहीं हो पाती जैसे अर्बन सेंटर्स के अंदर होती है। तो थिंग्स विल बी डिफरेंट और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीपिंग विक्ट्री सिंध के अर्बन सेंटर्स कराची, हैदराबाद से लेगी और हमारा मेयर इंशाल्लाह यहाँ पर आएगा। अच्छा इमरान साहब, आपने कल ही बयान दिया था कि जी MQM अगर वापस आ गई तो फिर आप लोग उसकी गलती को माफ़ कर देंगे, तो क्या आप लोग अब भी MQM पर एतमाद करने के लिए, एतबार करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में आपसे मुंह मोड़ लिया था? और अगर MQM के बारे में मैं अपनी राय का इजहार करना चाहूँ तो MQM का तो वतीरा नाराज़ होना, ब्लैकमेल करना। MQM सुबह मान जाती है नाश्ते पे, दोपहर के खाने पे नाराज़ होती है, शाम की चाय पे मान जाती है, रात के खाने पे नाराज़ होती है, अगले सुबह नाश्ते पे फिर मान जाती है। तो MQM पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि हमने काम किया है
MKM के साथ तकरीबन 3.5 पौने 4 साल जो हमारी हुकूमत रही, तो उसमें MKM हमारी एलाई रही। और उसमें ये बात आपने ठीक कहा कि रूठने मानने की उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, वो चलती है। और तो वो उन्होंने ब्लैकमेल भी किया ना आप लोगों को इमोशनली। इसके बावजूद मैं आपसे जी जी इमोशनल हथियाचार देखें, और बिल्कुल ऐसा ही है, ये उनका अपना था कि उन्होंने जी जी हाँ, उन्होंने आखिर में फैसला अपना उन्होंने करना था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना है। मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि मैं सारे नेगोशिएशन में शामिल था और मैं MKM के साथ हमेशा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेरी रही है। अब मेरी पार्टी को भी पता है कि MKM के साथ मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप है, आज भी है। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि MKM का दिल नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़ के जाने का। खालिद मकबूल साहब बरमला और बार बार ये बात का इजहार करते रहे कि जितने इनके जो एग्रीमेंट था तहरीक इंसाफ के साथ, जितनी इनकी डिमांड्स पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनका साथ दिया है और अमल किया है, आज तक किसी हुकूमत ने ये काम नहीं किया उनके साथ। और कोई ऐसी बात MKM की तरफ से भी नहीं आई कि जिसमें वो कोई गिला करते नज़र आते खान साहब से। अलावा इसके कि उन्होंने कहा कि जी महंगाई बहुत है, वो खान साहब से कंट्रोल नहीं हो रही और हम महंगाई की वजह से जा रहे हैं, विच वॉज आई डोंट थिंक दैट वॉज ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज अगर वो महंगाई की वजह से गए होते तो आज जो महंगाई हुई है, ये जो 2 महीने में हुई है, ये तो पिछले 4 साल में इसके करीब नहीं, नेड़े नहीं लगती थी वो महंगाई। तो अब MKM क्यों नहीं उनको छोड़ के निकल रही? और आज जो वसीम अख्तर की लैंग्वेज और जो MKM की जो ज़बान इस वक्त हम सुन रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि दे आर एट द वर्ज ऑफ मेकिंग एनी डिसीजन, कि वो कोई फ़ैसला जल्द लेने वाले हैं। अल्लाह करे कोई फ़ैसला लें और मुल्क के कौम के वसीतर मफाद में फ़ैसला लें। और मुल्क के मफाद में फ़ैसला यही हो सकता है कि वो मुल्क के हकीकी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर से साथ दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे और मुल्क में इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, ये आपने अभी कहा कि उनका शायद दिल नहीं था आप लोगों को छोड़ने का, तो आपका दिल था गवर्नर सिंध के ओहदे से फौरी इस्तीफ़ा देने के लिए? अगर मैं पूछूं कि आपको लगता है कि वो जो फौरी आपने इस्तीफ़ा दिया था इस ओहदे से, ये गलत फ़ैसला था? जैसा कि पंजाब में उमर सरफराज चीमा साहब ने हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया, तो अगर सिंध में भी PTI मोर्चा खाली ना करती तो हुकूमत को मुश्किलात हो सकती थी आपके मुताबिक? मुमकिन है, आप ठीक कह रही हो, लेकिन देखें पंजाब में एक डिफरेंट बैटल ग्राउंड था, सिंध में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पंजाब में बड़े थिन मार्जिन के ऊपर वहाँ हुकूमत खड़ी हुई थी, वहाँ पे बहुत ही वहाँ पे भी रजीम चेंज का सिलसिला चल रहा था। सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरा ये कि मेरा दिल नहीं था कि मैं शहबाज शरीफ के अंडर में काम करूँ और आगे चलूँ मामलात को लेकर। तो मैं इसलिए वज़ीर आज़म साहब के पास गया था खुद, और मैंने उन्हें कहा था कि जी मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उन्होंने कहा कि आप देख लें कि दे दें इस्तीफ़ा। तो मैंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया था। एंड देयर नो रिग्रेट्स, आई हैव नो रिग्रेट्स कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए था और मैं थोड़ा इंतज़ार करता और क्या करता, महीना और गुजार लेता, 2 महीने और गुजार लेता, उसमें मैंने क्या कर लेना था। अलावा ये कि मैं उस सिस्टम का थोड़ा बहुत भी हिस्सा बनना नहीं चाहता था जो ये रजीम चेंज के नतीजे में आया है, जो साजिश के नतीजे में आया, और शहबाज शरीफ को मुझे सर कहना पड़े या मुझे उनको आई डोंट वांट टू सी हिम इन माय ऑफिस, तो मैं नहीं करना चाहता था। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर पंजाब में आपको टफ टाइम देने की तैयारी करी, तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले इंतखाबात में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी कराची में भी इत्तेहाद कर लें ताकि PTI को हराया जा सके, क्योंकि पिछले इंतखाबात में कराची वालों ने तहरीक इंसाफ पे बड़ा एतमाद का इजहार किया था। पिछली बार नहीं, कराची वाले इससे पहले भी 2013 में भी एतमाद का इजहार कर चुके थे। हमारा इलेक्शन चोरी हुआ था, आपको याद होगा, बड़े झगड़े के बाद हमें NA 250 की जो डिफेंस वाली सीट थी जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी कामयाब हुए थे, वो भी 5 दिन के बाद उसको इलेक्शन को रोक के और किस्तों में करवा के उसको बड़ी मुश्किल से निकाला था, जब अल्ताफ़ हुसैन कह रहे थे कि ये 3 तलवारें ओरिजिनल बन जाएंगी और आपके अंदर हम इसको घुसेड़ देंगे और क्या क्या करेंगे। बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम हमने देखा है, कराची वालों के ने भी बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, लेकिन कराची हैज़ ऑलवेज बीन इन सपोर्ट ऑफ खान साहब। अब ये जो इंतखाबात होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जितना मर्ज़ी चाहे ये पीपल्स पार्टी और उनके साथ जो चाहे MKM मिल जाए या जमात इस्लामी मिल जाए या जो जिसको मर्ज़ी मिला ले पीपल्स पार्टी अपने साथ, ये इंतखाबात इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। अच्छा इमरान साहब, ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब ने कर लिया और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ इसहाक डार हैं जो मईशत को संभाल सकते हैं।
अब इसहाक डार पे अगर देखा जाए तो करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनकी कुछ जायदाद भी जब्त है। अब ऐसे शख्स को कैसे वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इशू है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो है वो भी करप्शन में मुब्तला हैं। उन्होंने हिसाब देना है 24 अरब रुपए का। उनके बेटे जो हैं, जो वज़ीर आला लगे हैं, वो भी करप्शन में मुब्तला हैं। उन्होंने हिसाब देना है 12 अरब रुपए का। खुद नवाज शरीफ साहब के ऊपर हिसाब किताब बाकी है। अभी उन्होंने बताना है कि वो 1 पार्क लेन और बाकी चीज़ें, रमज़ान शुगर मिल और हुदैबिया पेपर मिल का क्या हुआ। उनकी बेटी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं और ये सारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो इसहाक डार के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगे हुए हैं और उनके ऊपर भी चोरी साबित हो चुकी है, उनकी जायदाद जब्त हो चुकी है, तो कोई हर्ज नहीं है। आज पाकिस्तान की जो काबीना बनी हुई है, इसमें 60% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए, इंक्वायरी हुई है, फैसले हो चुके हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं। यानी आप सोचें, हनीफ अब्बासी जिनको आप जानते हैं कि वो ड्रग केस के अंदर मुलविस थे, वो वज़ीर बने हुए हैं। तो आप क्या फ़र्क पड़ता है, इसहाक डार भी आके बन जाएंगे। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो जितना बड़ा चोर होता है उसे उतनी बड़ी जगह और उसको मिल जाती है इक़्तिदार में गुंजाइश। ये इसहाक डार इतने सख्त बीमार थे कि वो ओथ लेने नहीं आ पा रहे थे। अब जैसी हुकूमत आई है इनकी, सारी बीमारियां दूर हो गई। इनको बीमारी होती है अपोजिशन में है। ये कल फिर टॉपल होगी गवर्नमेंट या ये इलेक्शन से चेंज होगी, तो फिर आप देखिएगा कि ये फिर सारे के सारे बीमार हो जाएंगे, स्ट्रेचर पे आ जाएंगे और इनकी सारी बीमारियां इतनी पुरअसरार होती हैं कि इन्हें वतन से बाहर जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इसकी इलाज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ को अदालत से रिलीफ मिला है, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें हैं वहाँ से भी आप लोगों को रिलीफ मिलेगा? हाँ, हमें उम्मीद है कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। आज मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 सीटें रिज़र्व सीट जो हैं वो फौरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नॉमिनेट किया जाए। इसके बाद तो पंजाब में ख़त्म हो गया उनकी हुकूमत। ये इनको उनका लीगली वहाँ रहना जवाज़ में ख़त्म हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। आज बहुत बड़ी फतह का दिन है हमारा इंशाल्लाह, और हम ये आने वाले इंतखाबात में साबित भी करेंगे कि ये जो पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसको ये चोरी नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। हम आवाम निकलेगी भरपूर तरीके से, जितने बड़े मैंडेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से स्वीप करेगी, आप देखिएगा कि ये इनके वैसे ही पाँव खड़ जाएंगे। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि इसहाक डार अगर वतन वापस आ रहे हैं तो ये उनका ज़ाती फ़ैसला है और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब मगर धांधली का शोर मचा हुआ है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार उसामा गाजी। बहुत शुक्रिया उसामा आपका वक्त देने के लिए। अच्छा उसामा, इसहाक डार आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी वो पाकिस्तान की मईशत को संभालेंगे, यानी वही हैं जो पाकिस्तान की मईशत को संभालेंगे। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आना उनका ज़ाती मसला है। अब इसहाक डार साहब की वापसी और पर चलने वाले जो करप्शन के हवाले से आपका क्या तज़्ज़िया है? मतलब जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अब वही आके मईशत को संभालेंगे और अगर वजारत ले लेते हैं तो क्या चल रहा है ये? एक तो ये हमारे निज़ाम के साथ मजाक है। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि जब कोई ताकत में आ जाए तो फैसला उसने करना है कि उसने कब वापस आना है। क्या कुछ यहाँ पर लिख कर दिया गया, किस तरह से हमने देखा जी उनकी जायदाद नीलाम कर दो, फिर स्टे आ जाता है, ये हो गया वो हो गया। उनके बच्चों की जायदादें, उनका BBC का इंटरव्यू देखें और उनसे वो पूछा जा रहा है कि आपकी बस यही जायदादें, उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूं। फिर उनको सर्वाइकल का गालिब उन्होंने बता दिया जी मुझे तकलीफ़ है और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ, जब वो ठीक होगी तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद अचानक पता लगता है कि हुकूमत जब आ गई उनके पास तो अब उन्होंने फैसला करना है कि कब आएंगे। सर्वाइकल की तकलीफ भी खत्म हो सब खत्म, यहाँ का अदालती निज़ाम खत्म। यहाँ पर के जनाब इश्तिहारी मुजरिम है, ये है वो है, उन्होंने इस तरह से करप्शन की, ये किया। हम यही सुनते रहे कि उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली तो आप देखिए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ थे, $8 अरब से भी नीचे चले गए थे।
और उस वक्त कितना आपका जो तिजारती खसारा और ये सब कुछ किस हालत में था, कौन उसको ये करके गया? यही मिफ्ता इस्माइल साहब, जब ये इसहाक डार साहब चले गए थे, यही मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बने थे और ये कहते थे कि जनाब हाँ जी डॉलर को गलत रोका हुआ था, वो 100 पे रखा हुआ था मसनूई तरीके से। अब वही मसनूई तरीका वापस लाना है। IMF के जब हो जाएगी डील और उसके बाद आकर जनाब उसको उन्होंने IMF को तोड़ना है, यहाँ रिलीफ देना है, ये हमारे निज़ाम के साथ, हमारी जमहूरियत के साथ, हमारे अदालती निज़ाम के साथ एक मजाक है कि वहां से जिस तरह नवाज शरीफ साहब के सर्टिफिकेट आते रहते हैं ना जी, उनको ये यानी वो अस्पताल से दूर नहीं जा सकते और जो ही इख्तिदार मिलेगा जनाब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वाइसरॉय हैं, वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं, इनके कारोबार तरक्की करते रहे, इनके बच्चे तरक्की करते रहे, मुल्क जो है गरीब से गरीब तर होता चला गया। इसहाक डार साहब आकर अब क्या करें? अगली नस्लें भी सेव कर लेते। आप यकीन करें वो सीनियर साफी ने लिखा कि जी अब डार इकोनॉमिक्स दोबारा आने लगी है। तो डार साहब ने ना वो इमोजी जो होता है हाथ वाला वो लगा दिया कि जनाब बड़ी मेहरबानी आपने तारीफ की है। तो कह रहा था हुजूर ये बेइज्जती कर रहे हैं आपकी, ये आप पर तंज कर रहे हैं कि खुदा का नाम लें कि आपने जिस तरह मुल्क को तबाह किया तो लोग डर रहे हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पूछ लें आप, वो मिफ्ता इस्माइल को फिर भी बेहतर करार दे रहे हैं। तो असल में मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाने ने दिखाना कि देखें हम कुछ कर रहे हैं, जो महंगाई है ना, हाँ हाँ ये हो गई है, हमें एहसास है इसका, अब जनाब इसहाक डार आएंगे तो बेहतर कर लेंगे। ये नवाज शरीफ का प्रेशर है, वो शहबाज शरीफ की जो काबीना है उसको वो नहीं मानते, तो उन्होंने अपना आदमी भेजना है और उसने आके यहाँ तबाही करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो फैसले सामने आते हैं कि फैसले वहाँ से होते हैं, वहाँ से बता दिया जाता है, नवाज शरीफ साहब करते हैं, तो फिर भी कहा जाता है कि कोई फूट नहीं है, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं, ये तमाम जो बातें नाक़िदीन की राय हो सकती है, नाक़िदीन की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन नून लीग में कोई आप देखें कि दो राय नहीं है। देखिए ये तो ऐसे ही है कि अब कोई भी उसको कोई मतलब देना चाहे, जिस तरह से हम चौधरी बरादरान में देख रहे हैं लड़ाई, अगर उसका एक्सपेक्ट किया जाए कि उस तरह की इनके सामने लड़ाई आ जाएगी तो वो तब आएगी जब इनको इक़्तिदार का मसला होगा। अब इस वक्त यह है कि उनके लिए बेस्ट बेट क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह भी डीलिंग वीलिंग की, उनको बाहर भिजवाया और उसके बाद जिस तरह से वो इक़्तिदार में आए हैं, अब वो नवाज शरीफ साहब को ये कायल करने में कामयाब हुए कि देखें अगर हमने ये इक़्तिदार में इस तरह कब्जा ना किया या आए ना तो ये इमरान खान तो ले जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या कहा कि जनाब ये तो अगले 15 साल और हमें जेल हो जानी थी, फलां हो जानी थी। तो शहबाज शरीफ भाई साहब को समझाया कि देखें आप भी तभी वापस आ सकते हैं, इसके होते हुए तो आप नहीं आ सकते, इमरान खान के होते हुए मरीम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, मैं आऊँगा तो फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। जब ये आ गए तो बाकी काम तो सेट हो गए। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी हम किधर हैं, फिर उन्होंने पेशी पर बुलाया कि आओ। नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, मरीम साहबा क्या कहती रही कि क्या हमें रहना चाहिए, ये गंद हमें सर पर उठाना चाहिए, उनको कबूल नहीं है शहबाज शरीफ भी और हमजा शहबाज भी, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि ये नहीं तो फिर इमरान खान। अच्छा, आप तो भाई की हुकूमत है ना, आप तो भाई वजीर आजम है, आप नवाज शरीफ साहब आ जाएं। अदालतों का तो मैं अफसोस के साथ कहूँगी एहतराम नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने। तब इन्होंने गारंटी दी थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, गारंटी दी थी कि भाई साहब आ जाएंगे, दवाई जब मिल जाएगी दवाई लेकर। अब वो दवाई भी नहीं मिली। यहाँ पे इतनी तब्दीलियाँ आ गई, नैब कवानीन देख लें, EVM देख लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देख लें, अपने अपने उल्लू सीधे कर लिए, इतना कुछ तब्दील हो गया। इमरान खान साहब की हुकूमत घर चली गई, ये आकर बैठ गए, मुत्तहिदा एक टोला जो बना था अब हुकूमत करे, तो अब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, अगर दवाई मिल गई है तो। इसहाक डार साहब के बाद मेरा ख्याल है वो भी आ जाएंगे। ये क्या कि ट्रायल हो रहा है कि पहले इसहाक डार साहब को भेज के देखा जाए कि क्या होगा। आज के दिन जो कानून लागू है उसमें उनको एक दफा तो जेल जाना पड़ेगा, यहाँ आकर अदालतों के सामने पेश होना पड़ेगा, आते ही जेल, और उसके बाद फिर वो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, फिर उनको जमानत या जो भी रिलीफ मिलना है उसके बाद मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से ये नैब वाला सारा मामला हो गया है तो कोई मसला नहीं है, वो भी तब्दीली आ जाएगी, वहां पर ये भी कानून आ जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, सारे केसेस यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अभी मरीम साहब ने दरखास्त दी हुई है कि ये मेरा केस जो है तब तक ना सुना जाए जब तक नैब का जो हमने सारा कुछ कला कमा कर दिया है उसको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल जाती। तो जब वो हो जाएगा, इन सब के केसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मियां साहब भी आ जाएंगे, बीमारी भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ हुकूमत में आएंगे। वक्त की कमी से एक और अहम इशू की जो सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है उसमें जो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो अपनी इत्तेहादी है उसने धांधली के इल्जामात लगाए हैं, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हो सामा पीपल्स पार्टी और MKM के होने वाले जो मुआहदे हैं इनका? वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। और मुझे याद है कि जरदारी साहब जब MKM को इन्होंने शुरू में साथ मिलाया और बड़े इनके सख्त इख्तिलाफात थे, तो जरदारी साहब से जब पूछा जाता था ना कि क्या कर रहे हैं, हमारी तो इनसे इतनी शदीद लड़ाई है, आप इनको हुकूमत में ले रहे हैं, सूबाई हुकूमत में ले रहे हैं, साथ मिला रहे हैं, तो जरदारी साहब ने कहा तुम चुप कर जाओ, इनको मैं इसी तरह मारूंगा साथ मिलाकर, चूँकि उनका वोट बैंक मुतासर होगा कि ये क्या जी, ये तो हमें कहते थे पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये तो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। तो उन्होंने इस तरह से उनका वोट बैंक और उनका जो बयानिया था सारा पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए, तो उनके साथ मिल गए, उन्होंने वही किया, साथ उनको मिला लिया और उसके बाद जो उनका हशर किया है
ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब MQM जितना बुरा हाल अब हुआ है, और अभी आप अगला मरला देखिए, वो शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अभी तो कराची की बारी आनी है, जुलाई में वो गालिबन 26 जुलाई को शायद अगला मरला है, 16 अजला में अब आगे इलेक्शन होना है, वहां देखिएगा क्या होना है। ये इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, सिर्फ वो कहते हैं ना जी जूते बढ़ा दें, वही पढ़ने हैं जितने जूते अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको पड़े हैं। अब चीखे मार रहे हैं जी हमारे साथ मुआहिदा नहीं मुकम्मल हुआ, ये नहीं हुआ, वो लिख के नहीं दिया था, भाई पहले कब किया था। तो ये सिर्फ आए हैं कि जनाब हम इक़्तिदार में रहें। इन्होंने फिर इलेक्शन जब इनको नजर आएगा किसी वक्त भी, उस वक्त अलहदा हो जाएंगे। जिनके कहने पर आए हैं उनके कहने पर ये वापस जाएंगे, तब तक ये यहीं रहेंगे। इससे भी ज्यादा जूतियां पड़ी, इससे भी ज्यादा बुरा हाल हुआ। कभी ऐसा वक्त आए कि MQM पे तहरीक इंसाफ को दोबारा एतबार करना पड़े, वो एतबार कर सकते हैं इनके ऊपर? सियासत में कुछ भी हो सकता है। अभी इमरान इस्माइल साहब ने कह दिया कि जनाब अगर MQM वापस आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं। 3 ही ऑप्शन है, या तो इत्तेहाद छोड़ दें, या फिर इसी तरह से साथ रहें और मिलेगा भी कुछ नहीं, या फिर हमारे साथ आ जाएं। तो इस सियासत में कुछ भी हो सकता है। पहले भी तो तहरीक इंसाफ के साथ गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर इतना ही बुरा हाल हो गया तो इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएगा। तहरीक इंसाफ शायद दोबारा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी हमें ज़रा ताकत के साथ हम वापस आएँ, हमें बेसाखियाँ नहीं चाहिए। लेकिन MQM हो चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, उन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है, इसी तरह से चलना है। और पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपने ऐसे गाड़ चुके हैं। अच्छा, अभी आपसे पहले इमरान इस्माइल साहब ही प्रोग्राम में मौजूद थे सेकंड सेगमेंट में, तो उनसे मैंने सवाल पूछा था। मैंने कहा वो तो रूठने मनाने का सिलसिला उनका जारी रहता है, सुबह मान जाते हैं, दोपहर में रूठ जाते हैं, रात को मान जाते हैं, फिर सुबह रूठ जाते हैं। उन्होंने कहा ये होता है, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा था हमें छोड़ने का। मैं MQM को जानता हूँ करीब से, ये बात उन्होंने एग्री की कि हाँ वो करते हैं ऐसे। तो मैंने कहा ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, इमोशनल अत्याचार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान इस्माइल साहब ने ऑन एयर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको करीब से जानता हूँ, तो उनका दिल नहीं चाह रहा था हमें छोड़ने। उनका दिल कभी भी नहीं चाह रहा होता, उनका दिल सिर्फ इक़्तिदार का चाह रहा होता है, छोड़ने को नहीं चाह रहा था। बहरहाल जिसने भी उनको इस तरफ कायल किया अचानक से वो गए हैं। अब वो उन्हीं के सामने अपील भी करेंगे कि जी हमारे साथ कुछ करवा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब जितना कुछ वो चाह रहे हैं उनको मिलेगा। इसी तरह से उनके साथ होगा। अगले भी बल्दियाती आप देख लीजिएगा जो मरहला है उसमें मुझे लगता है MQM का शायद इससे भी बुरा हाल होगा, और उसके बावजूद MQM इसी तरह से ही चलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को सिंध में इस तरह कुछ मिलने वाला है। शोर वगैरह वो डाल दें, उनका वो जो शोर है वो इस तरह से यहाँ पर जाकर विफाक में कम कर देंगे कि जी आपको वहाँ पर बड़ी सीटें मिली हुई हैं, तो आप यहाँ पर सिंध में मत देखें, जो मिलना है आपको विफाक में मिलना है वहाँ तक रहें, या बलूचिस्तान में कुछ देख लेंगे आपको। ठीक है जी, उसामा गाजी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।